हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वेलकम टू बीइंग सीए। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सीए साहब, सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग की हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है जनवरी 2026 अटेम्प्ट को लेकर के। रिसेंटली हमने अभी पार्टनरशिप का टॉपिक कंप्लीट किया, जिसमें हमें मॉडल टेस्ट पेपर हमने कवर अप किए, जिसमें हमें वेटेज देखने को मिली कि पार्टनरशिप की जो वेटेज है वो लगभग 20 नंबर के आसपास रहती है। और हमने लगभग 25 क्वेश्चन एज प्रैक्टिस कवर अप किए, जिसमें हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ कवर किया। तो आज बारी है टॉपिक नंबर 2 को स्टार्ट करने की। और टॉपिक नंबर 2 बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप एनपीओ पहले टेकअप कर लो, तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम एनपीओ को टेकअप कर लेते हैं। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जी, हम पहले सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे एनपीओ के अंदर से, ये साहब लिखना कुछ नहीं है अभी। हाँ जी, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, और मीनिंग डिस्कस करने के बाद हम आएंगे कि एनपीओ अकाउंटिंग किस प्रकार करते हैं, या अकाउंटिंग यानी कि खाते कैसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या होता है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो आराम से शुरू के हाफ एन आवर आप आराम से बैठेंगे, और उसके बाद हम मॉडल टेस्ट पेपर शुरू करेंगे। लेकिन शुरू के हाफ एन आवर में पहले हमें मीनिंग समझना है, अकाउंटिंग को समझना है, सारी बातें करनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएंगे। एनपीओ की जो वेटेज है सीए एग्जाम्स के अंदर, सीए फाउंडेशन के अंदर, वो लगभग आपको 8 नंबर से और 15 नंबर तक को देखने को मिलती है, क्योंकि हम मॉडल टेस्ट पेपर साथ साथ करेंगे। तो आपको पता लगेगा कि 8 नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, 12 नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, या 15 मार्क्स में कितना हैवी क्वेश्चन आता है। तो आराम से, बिल्कुल तसल्ली से आप शुरू के हाफ एन आवर आराम से बैठिए, और मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं मीनिंग और अकाउंटिंग किस प्रकार होती है, कौन होते हैं एनपीओ, वो सारी बातें आपको कवर अप करवाऊंगा। तो एनपीओ कौन होते हैं, सीए साहब फटाफट से आइएगा। एनपीओ कौन होते हैं? बेटा जी, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इकोनॉमी में ऑपरेट कर रही हैं, नॉट विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर, यानी कि ये समाज सेवा के काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। दोबारा 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 दोबारा, सर एनपीओ क्या है, ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनका सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लोगों की भलाई करना, यानी कि पब्लिक वेलफेयर करना। सर, क्या इकोनॉमी में सचमुच में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं जी, बिल्कुल करती हैं। हाँ जी, तो ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या, किस किस तरह के काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती हैं? तो बेटा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटेबल हॉस्पिटल्स आते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटेबल हॉस्पिटल्स कवर होते हैं, चैरिटेबल स्कूल कवर होते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास चैरिटेबल स्कूल्स कवर होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी कवर होती हैं। हाँ जी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक लाइब्रेरी की फॉर्म में चलाई जा सकती है, या फिर हाँ जी, पब्लिक लाइब्रेरी, चैरिटेबल स्कूल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस नियत के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ इकोनॉमी में काम कर रहे हैं कि उनको पब्लिक का वेलफेयर करना है, या फिर मैं एक और चीज बोलूं आपको, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सर्व करना है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कुछ नेसेसरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल स्कूल्स, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देती हैं। हाँ जी, ये जो चार्ज लेंगे, यानी कि जो पैसा लेंगे पब्लिक से, बड़ा नॉमिनल सा होता है। अब चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहा है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो वहां ओपीडी की फीस 1,500, 2,000, 2,500 के आसपास ओपीडी की फीस होती है, डॉक्टर जब चेकअप करते हैं। हाँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ओपीडी की फीस होती है वो 2,000, 1,500, 1,000 के आसपास होती है। पर चैरिटेबल हॉस्पिटल में आई थिंक, मेरे ख्याल से 10 रुपए की, हाँ जी, एक स्लिप कटती है कि 10 रुपए दीजिए आप, नॉमिनल सा चार्ज होता है। वो भी इसलिए लिया जाता है कि उनके थोड़े बहुत तो खर्चे हैं ही हैं, वो कहाँ से पूरे होंगे। तो नॉर्मली जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ये नहीं है ऑब्जेक्टिव कि हम प्रॉफिट कमाएं। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम प्रॉफिट कमाएं, ऑब्जेक्टिव बल्कि ये है कि हम पब्लिक का क्या करें बेटा, वेलफेयर करें, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, हाँ जी, जो नेसेसरी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई जा सके। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल हॉस्पिटल की फॉर्म में चलाई जा सकती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कई बार चैरिटेबल स्कूल के रूप में हमारे को देखने को मिलती हैं, पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं। जनरली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको इनकम टैक्स और जीएसटी के दायरे से बाहर रखते हैं, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर का काम कर रही हैं, लेकिन इनको अकाउंटिंग से माफ नहीं किया गया। आपको अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी, खाते तो बनाने पड़ेंगे।
अब क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर का काम कर रही हैं, तो इन पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है खाते बनाने का, लेकिन फिर भी ये अकाउंटिंग के रूप में 3 चीज़ें बना कर के चलती हैं हर साल। और वो 3 चीज़ें क्या-क्या होती हैं? वो 3 चीज़ों में एक आपको देखने को मिलता है बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। एक चीज़ आपको देखने को मिलती है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक हमें देखने को मिलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक हमें देखने को मिलता है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक हमें देखने को मिलता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और यस ऑफ कोर्स एक लास्ट जो चीज हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट। सर आपने तो कहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। मैंने ये कहा था कि इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, पर थोड़ा-मोड़ा नॉमिनल प्रॉफिट तो ये कमा ही सकती हैं। पर इन पे एक रिस्ट्रिक्शन होती है, इन पे एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रॉफिट कमा लेगी, मान लो 5,000, 10,000, साल वाले दिन अगर आपने ये प्रॉफिट कमा लिया, तो जो इसके ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टी के थ्रू रन होती है। हाँ जी, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हाँ जी, कौन रन करता है? ट्रस्टी रन करते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को। ट्रस्टी ही मैनेज करते हैं इसको। हाँ जी, कर्ता धर्ता सब ट्रस्टी होते हैं। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा तो ट्रस्टी ऐसे प्रॉफिट को अगर 5-10 हजार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया भी है, तो ट्रस्टी उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर कभी ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने 10,000, 20,000, 30,000 कमा भी लिया है, तो वो अपनी एक्टिविटी को एनहांस करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, कुछ और नई एक्टिविटीज को ऐड कर लेंगे। कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो वो मशीन खरीद लेता है, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो वो कोई बॉलिंग मशीन खरीद लेगा या कोई और इक्विपमेंट खरीद लेगा, कोई पब्लिक लाइब्रेरी है तो वो किताबें खरीद लेती है। तो कहने का मतलब विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिस दिन आपने विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट किया, इनकम टैक्स लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो एनपीओ क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी हम अकाउंटिंग पे भी आएंगे। एनपीओ क्या है, फटाफट से कंपाइल करते हैं। एनपीओ क्या है? NPOs are the organizations which are engaged in the हाँ जी activity of public welfare। इनका मोटो कहीं भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, लेकिन अगर ये पैसा चार्ज कर रहे हैं तो ये बड़ा ही नॉमिनल सा पैसा चार्ज करते हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल है, 10 रुपए में ओपीडी चार्जेस होते हैं, 10 रुपए ओपीडी चार्जेस होते हैं। अगर आप चैरिटेबल स्कूल की बात करें तो मेरे ख्याल से 100 या 200 रुपए पर मंथ की फीस होती है। ये भी शायद मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ। बात समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरी ऑलमोस्ट फ्री होती है सबके लिए, या अगर कभी 50-60 रुपए, 100 रुपया कभी महीने का वो लें तो लें, नहीं तो वो भी नहीं वो चार्ज करते। बात समझ में आई? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जरूर 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 एग्जिस्ट करती हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल आपने कहाँ देखे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आपने किसी मंदिर के अंडर ये हॉस्पिटल चलता हुआ देखा हो सकता है, अपने शहर के अंदर, अपने गली मोहल्ले आसपास में कहीं किसी हॉस्पिटल, किसी मंदिर के अंदर कोई ये हॉस्पिटल चल रहा है, या किसी गुरुद्वारे के अंदर चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहा है, किसी गुरुद्वारे के अंदर, गुरुद्वारे के पास सामने वाली बिल्डिंग भी है तो उन्होंने वहां पे 5th तक का स्कूल भी ओपन किया हुआ है। 1ली से 5वीं तक के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, चैरिटेबल स्कूल है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शक्ल में भी ये देखने को मिलते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बेटा जी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन भारत सरकार ने क्या कहा, हम आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से बाहर रख सकते हैं, पर आपको अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी, और अकाउंटिंग का बर्डन आप पे कम रखते हैं। तो इसीलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हर साल अपने पास 3 चीजें बना करके चलती है। क्या? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर आपने तो कहा था इनकम नहीं कमाते, कमा सकते हैं पर विड्रॉ नहीं करते ट्रस्टी उसको, ठीक हो गई बात। और बैलेंस शीट तो बना करके चलनी ही पड़ेगी। आइए फटाफट से अब हम अकाउंटिंग के अंदर आते हैं, और उसके बाद अपने मॉडल टेस्ट पेपर को कवर करेंगे। इधर देखिएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है बेटा, हमें तो अकाउंटिंग समझनी है। हाँ जी, इधर देखिएगा अकाउंटिंग में हमें क्या क्या करना है, यानी कि अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रिलेटिंग टू एनपीओ। अब आप लिखना चाहें तो थोड़ा लिख सकते हैं, अकाउंटिंग रिलेटिंग टू एनपीओस। मैंने आपको क्या कहा, अकाउंटिंग में हम सबसे पहले क्या बना करके चलेंगे, हम बना करके चलेंगे जी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या बना के चलती हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैसा होता है बेटा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सिमिलर टू कैश और बैंक अकाउंट। अभी मैं एक एक करके सारी बातें करूंगा, आप एक बार लिखना है तो लिख लो फटाफट से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये आपको किसके सिमिलर नजर आएगा? कैश और बैंक के सिमिलर नजर आएगा। इसके अलावा सीए साहब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। प्रॉफिट कमा सकते हो पर प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर सकते, उन्हीं कार्यों में आपको प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसको हम बोल सकते हैं सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, और एक और तीसरी चीज जो हमें बनाने को हाँ जी बनानी पड़ेगी, बेसिकली बैलेंस शीट, यानी कि समरी ऑफ हाँ जी समरी ऑफ
एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को बेटा जी कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ट्रस्टी का पैसा होता है। बात समझ में आई या नहीं? क्लियर हो गई बात? अब सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपने लिख दिया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बेटा ये तीन चीजें बनाएगी। इधर देखना, पहले मैं तीनों चीजों का मतलब आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 3 या 4 तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, वो हम सारी बातें करेंगे। इधर देखिएगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग क्या-क्या करनी पड़ती है, यानी कि खाते किस-किस प्रकार के बनाने पड़ते हैं और ये हर साल बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना करके चलेगी, दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट, नाम से ही पता लग रहा है पैसा आया और गया, यानी कि एक अकाउंट बनेगा, एक अकाउंट बनेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या रिकॉर्ड करती है, पूरे साल भर में लोगों से जो पैसा आ रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, और साल भर में जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि सारी रिसीविंग्स और सारी पेमेंट, सारी रिसीट्स और सारी पेमेंट आएंगी। तो सर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसकी जगह पे क्या बनाती है, रिसीट्स एंड पेमेंट की जगह पे क्या बनाती है? बेटे आप 11th क्लास से जानते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट। सीए साहब, कैश एंड बैंक अकाउंट यानी कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, यानी कि ये अकाउंट क्या करके देता है, टू रिकॉर्ड, ये अकाउंट पर्पस क्या रिजॉल्व करता है, टू रिकॉर्ड इनफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आता भी है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास से पैसा जाता भी है। मैं पहले आपको, हाँ जी, वो रास्ते बताता हूं। इधर देखना, जहां जहां से ये पैसा आता है, इधर देखिएगा सर, रिसीट्स कहां कहां से मिल सकती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को? सर रिसीट्स कहां कहां से मिल सकती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को? पहली बात तो आप चैरिटेबल हॉस्पिटल के केस में बात करो, चैरिटेबल हॉस्पिटल के केस में बात करो, क्या पेशेंट से हम 10-10 रुपए चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चैरिटेबल स्कूल के केस में हम 100-100 रुपए बच्चों से फीस चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर पब्लिक लाइब्रेरी के केस में हम 50-50 रुपीज पब्लिक से चार्ज कर सकते हैं, जो वहां पे बैठ के पढ़ना चाहे? बिल्कुल कर सकते हैं। सर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के केस में हम साल का 1000 रुपया चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी को सर्विस देती है और बदले में पैसा लेती है, तो वो रिसीट्स में आएगा। लेकिन वो किस नाम से रिसीट्स में आता है बेटा? सब्सक्रिप्शन के नाम से रिसीट्स में आता है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज एन अमाउंट। आराम से सुनिएगा सीए साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन वो पैसा है जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करती है, किससे? सर्विस रिसिपिएंट से। अगर आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आए और आपने कोई सर्विस ली है, चाहे आप चैरिटेबल हॉस्पिटल की बात कर लो, चाहे पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर लो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस रिसिपिएंट से, सर्विस लेने वाले से जो पैसा चार्ज कर रही है, उसे हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो वो सब्सक्रिप्शन रिसीट्स में आएगा। ठीक हो गई बात? इसके अलावा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम डोनेशन मिलती है, टाइम टू टाइम डोनेशन मिलती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों से एंट्रेंस फीस के नाम पे पैसा चार्ज कर लेते हैं। हाँ जी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, अपने लोगों से एंट्रेंस फीस के नाम से पैसा चार्ज कर सकते हैं। वन टाइम होती है एंट्रेंस फीस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब वो, ध्यान से दोबारा सुनना, ही बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। सब्सक्रिप्शन, बच्चे प्रिस्क्रिप्शन बोलते रहते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है बेटे। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? कोई आया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, चैरिटेबल हॉस्पिटल में, पब्लिक लाइब्रेरी में, उसने वहां की सर्विसेज ली, सर्विसेज लेने के बदले आपने जो उससे चार्ज किया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, वो सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। बात समझ में आई? डोनेशन हमें टाइम टू टाइम मिलती है, हमें ट्रस्टी से डोनेशन मिले या हमें गवर्नमेंट से डोनेशन मिले, जर्नल हम दान पात्र लगा देते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, डोनेशन बॉक्स लगा देते हैं एंट्री गेट पे, कि आता जाता व्यक्ति 10 रुपए 20 रुपए डाल के चला गया, तो डोनेशन बॉक्स भी देखने को मिलता है वहां पे। तो डोनेशन आती है। एंट्रेंस फीस, हम कई बार हम साल में एक बार अपने जो सर्विस रिसिपिएंट है उनसे कुछ पैसा चार्ज करते हैं, कोई कार्ड बना के दे देते हैं उनको, एंट्री गेट का कार्ड बना के देते हैं, एंट्रेंस फीस के नाम से हम बेसिकली चार्ज कर लेते हैं उनसे। ठीक है जी। इसके अलावा कोई बैंक में एफडी पड़ी है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया सर, इंटरेस्ट ऑन, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिल गया हमें। एफडी वगैरह कराई है। प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर सकते। प्रॉफिट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा सकती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल प्रॉफिट कमा सकती है, पर प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये बात आप मान करके चलना कि प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ट्रस्टीज को वो पैसा कहां लगाना पड़ेगा? हाँ जी, उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो पैसा लगाना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा, कोई इक्विपमेंट खरीद लो, कोई मशीन खरीद लो। ये बात ठीक हो गई। और पैसा कहां से आ सकता है? सर आपने कोई सेमिनार वगैरह कंडक्ट किया तो सेमिनार की रिसीट्स हो सकती है, सेमिनार की रिसीट्स हो सकती हैं। अच्छा ये बताओ सर, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, इसका पैसा जाता कहां कहां पे है? इसका पैसा जाता कहां कहां पे है? इसका पैसा जाता कहां कहां पे है? इधर देखिएगा, क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टाफ नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, सैलरी पे करेंगे।
हाँ जी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रेंट पे कर सकती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर सकती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टेशनरी परचेज कर सकती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मान के चलो बुक्स परचेज कर सकती है, बुक्स परचेज कर सकती हैं। सर हॉस्पिटल होगा तो मशीन परचेज हो जाएगी, कोई एक्सरे की मशीन है, कोई एमआरआई सीटी स्कैन की मशीन है, कोई फिजियोथेरेपी की मशीन है, तो मशीन परचेज हो सकती है ये सब। तो पैसा आउटफ्लो के भी रास्ते हैं और पैसा इनफ्लो के भी, हाँ जी, रास्ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेटा ये बिल्कुल सिमिलर है किसके, कैश और बैंक अकाउंट के, क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट का काम क्या होता है, पैसे का आना और पैसे का जाना रिकॉर्ड करना। तो बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली है तो वही कैश और बैंक अकाउंट, हाँ जी, लेकिन हेडिंग क्या डलेगी यहाँ पे, हेडिंग डलेगी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यानी कि ओपनिंग बैलेंस भी होगा, हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस भी होगा कैश का, क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का बचा हुआ हो सकता है, हाँ जी, करंट ईयर का क्लोजिंग बचा हुआ हो सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है सी साहब, तो बताओ जी, रिसीट्स एंड पेमेंट समझ में आया, रिसीट्स एंड पेमेंट समझ में आया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया रिसीट्स एंड पेमेंट, ठीक है साहब। बाकी क्वेश्चंस में जब एक्चुअल फिगर होंगी तो और अच्छा समझ में आएगा। उसके अलावा सी साहब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने बोला सिमिलर है पीएनएल के, सिमिलर है पीएनएल के, और ये बात मैं बोल चुका हूं कई बार कि प्रॉफिट कमा सकते हो पर प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर सकते। ट्रस्टी अपने घर पे ये प्रॉफिट नहीं लेके जा सकता, ठीक है, प्रॉफिट को आपको वहीं रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर अगर हमने प्रॉफिट कमा लिया है तो ऐसे प्रॉफिट को इस चैप्टर में क्या बोलेंगे बेटा जी, सरप्लस। और सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर लॉस हो जाए तो बेटा हम बोलते हैं उसको डेफिसिट, हम उसे क्या बोलते हैं, डेफिसिट। लॉस को क्या बोलेंगे, डेफिसिट, और सरप्लस को क्या बोलेंगे, हाँ जी जल्दी बताओ, प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात? सर इनकम, इनकम साइड पे क्या क्या आएगा, इनकम साइड पे क्या क्या आएगा, इधर देखो। अब आप ये देखो, इनकम साइड पे क्या क्या आएगा। इनकम क्या होती है, हाँ जी, जो शायद जेब में आई हो। तो रिसीट्स में से आप अपनी इनकम को छांटो एक बार। रिसीट्स का रिलेशन है, रिसीट्स का सीधा सीधा रिलेशन है किससे, इनकम से। अब आप सोचो, टाइम टू टाइम आप लोगों से पैसे ले रहे हो, सब्सक्रिप्शन, ये इनकम में आएगी। डोनेशन इनकम में आ भी सकती है और डोनेशन इनकम में नहीं भी आ सकती, डिपेंड करता है। अगर डोनेशन आपकी स्पेसिफिक डोनेशन है, अगर डोनेशन आपकी स्पेसिफिक है या जनरल डोनेशन है। डोनेशन दो तरह की होती है बेटे, डोनेशन स्पेसिफिक भी हो सकती है, डोनेशन जर्नल डोनेशन भी हो सकती है। सर जर्नल डोनेशन क्या होती है, जो डोनेशन बॉक्स में पैसा आया उसको हम बोलते हैं डोनेशन, जर्नल डोनेशन। सर स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है, स्पेसिफिक डोनेशन मैं बताता हूं आपको। आपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक बैनर टांगा कि जी हम एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, सेकंड फ्लोर बना रहे हैं, तो बिल्डिंग में सहयोग करिए। आपने लोगों से पैसा मांगा, तो लोगों ने, किसी ने 1100 रुपए दिए, किसी ने 2100 रुपए दिए, किसी ने 5100 रुपए दिए, किसी ने 11,000 रुपए दिए, पर वो बिल्डिंग के लिए दिए, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है। आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। अगर आप बिल्डिंग नहीं बनाओगे तो लोग आपसे पूछेंगे, आप आंसरेबल हैं, आप पूछेंगे आपसे कि बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई आपने। तो सर अगर स्पेसिफिक डोनेशन हमने ली है तो वो लाइबिलिटी बनेगी, और अगर जर्नल डोनेशन है तो वो हम अपने डे टू डे कामों में ले सकते हैं, तो वो हमारी इनकम बनेगी, इनकम में से एक्सपेंस पे हो जाएगा। ठीक हो गई बात? सर एंट्रेंस फीस भी इसी तरीके से इनकम बन सकती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सर इनकम है। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आपको कि रिसीट्स का रिलेशन किससे होगा, इनकम से होगा। ठीक हो गई बात? और पेमेंट का रिलेशन किससे होगा बेटा, पेमेंट का रिलेशन किससे होगा, जल्दी बताएंगे। पेमेंट का रिलेशन होगा एक्सपेंडिचर से। पेमेंट का रिलेशन होगा सीए साहब किससे, एक्सपेंडिचर से। अब सैलरी पे की, एक्सपेंडिचर में आएगी। क्लियर हो गई बात? ये बिल्कुल, हाँ जी, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब उसमें आएगा। बुक्स परचेज की, लाइब्रेरी ने बुक्स परचेज की, वो तो एसेट्स में आएंगी। ठीक हो गई बात? अब हॉस्पिटल अगर कोई मशीन परचेज करता है तो वो तो बैलेंस शीट में आएगी, वो तो एसेट में आएगी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। ठीक हो गई बात? सर एक बात आप ये बताओ, एक बात ये बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इधर देखिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर कैसे बनेगा बेटा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिल्कुल अक्रूवल के कॉन्सेप्ट पे बनेगा। सर ये अक्रूवल का कॉन्सेप्ट याद करवा दो, वो मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको कि ये अक्रूवल बेसिस पे बनेगा बेटे। ये किस पे बनेगा, अक्रूवल बेसिस पे बनेगा। अभी सिर्फ मैं वर्ड बोल के छोड़ रहा हूं। हाँ जी, अक्रूवल बेसिस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा तब, जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई? वैसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई दिक्कत आएगी नहीं, इट इज सिमिलर टू, हाँ जी, पीएनएल अकाउंट। लेकिन अगर प्रॉफिट आ गया है तो सरप्लस,
बोलेंगे हम उसे, और अगर हाँ जी लॉस आ गया है तो अपन उसे क्या बोलेंगे सीए साहब, डेफिसिट बोल के चलेंगे। और सर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सर बैलेंस शीट कैसे बनती है वो आप जानते हैं, आपने मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 7 कवर किया होगा स्टडी मैट में, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ हाँ जी प्रोपराइटर। तो उसमें बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं वो तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की होती है, लेकिन यहाँ पे एनपीओ की बैलेंस शीट है। तो एनपीओ की बैलेंस शीट में सारी एसेट्स आएंगी। एलपीओ की बैलेंस शीट में कैपिटल को हम बोलेंगे कैपिटल फंड, और बाकी लाइबिलिटीज भी आ जाएंगी, अदर लाइबिलिटीज भी आ जाएंगी, और बैलेंस शीट हो जाएगी टोटल। बात समझ में आई? तो भारत सरकार ने, ध्यान से सुनिएगा, सरकार ने एनपीओस को इनकम टैक्स और जीएसटी के दायरे से जनरली बाहर रखा हुआ है। हाँ जी, ये धीरे धीरे आप इंटर में पढ़ेंगे भी इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर। लेकिन 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 मैं आपको एक बात बताता हूं, अकाउंटिंग से कोई राहत नहीं है। अकाउंटिंग आपको करके दिखानी पड़ेगी, अकाउंटिंग आपको करके दिखानी पड़ेगी, हिसाब किताब आपको, क्योंकि देखो पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। सरकार आपको इनकम टैक्स जीएसटी माफ कर सकती है, पर सरकार आपको अकाउंटिंग से माफ नहीं करेगी। बिल्कुल आपको रिटर्न फाइलिंग भी करनी पड़ती है, आपको सारा काम करना पड़ता है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि पैसे की इन्वॉल्वमेंट है साहब, और कई बार तो पैसा बहुत लार्ज वॉल्यूम पे अवेलेबल इन्वॉल्व रहता है इसमें। तो इसलिए आपको अकाउंटिंग से राहत नहीं दे सकते, तो अकाउंटिंग आपको ये सब करनी पड़ेगी। ठीक हो गई बात? तो सर तीन चीजें बेसिकली एनपीओ बना के चलता है। इधर देखिएगा एनपीओ कौन होता है, एक बार कंपाइल करते हैं फटाफट से। एनपीओ कौन होता है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी नियत क्या है, पब्लिक का वेलफेयर, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, नेसेसरी सर्विसेज प्रोवाइड कराना। ये हमें किस फॉर्म में चलती हुई नजर आती है? ये हमें चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल स्कूल, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग के फॉर्म में, हाँ जी, अकाउंटिंग के लिए हम क्या क्या करते हैं? अकाउंटिंग के लिए पॉइंट नंबर 1, हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम सारा कैश जो आया है, सारा कैश जो गया है वो दिखाते हैं। यानी कि पैसे का लेन देन, पैसा कितना आया किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में। लेट से हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो 24-25 है, तो 24-25 में जो जो पैसा आया और जो जो पैसा गया वो हम कहां दिखाएंगे? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, जस्ट सिमिलर टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कोशिश करेंगे प्रॉफिट या लॉस निकालने की। इनकम का कंपैरिजन होगा एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर होंगे डेबिट, और इनकम होगी सारी की सारी क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक हो गई बात? और अगर कोई प्रॉफिट आ जाता है तो हम उसे सरप्लस बोलते हैं, पर हम ट्रस्टी उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। और पोजीशन स्टेटमेंट भी बनेगी, यानी कि पोजीशन स्टेटमेंट भी बनेगी, बैलेंस शीट भी बनेगी। क्लियर हो गई बात? अब सर हमें किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं? अभी भी हो सकता है किसी बच्चे को रिवीजन में कुछ कुछ पॉइंट्स में क्लियरिटी चाहिए हो, वो क्वेश्चंस में सब कुछ कवर हो जाएगा। ये मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि एनपीओस कौन होते हैं और कैसे अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है सीए साहब? अब फटाफट से अब आप मैं आपको बताता हूं टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप 1, आराम से देखिएगा। टाइप 1 क्वेश्चन क्या है? 8 से 15 नंबर की वेटेज है एनपीओ की। टाइप 1 क्वेश्चन क्या है? टाइप 1 क्वेश्चन ये है कि आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। टाइप 1 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, टाइप 1 रिसीट एंड पेमेंट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन है, ये आपको गिवन है। और क्वेश्चन की डिमांड है बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपको बनाना है, ये डिमांड है। और साथ ही साथ आपको बनानी है बैलेंस शीट, साथ ही साथ आपको बनानी है बैलेंस शीट, ये डिमांड है। ये टाइप 1 क्वेश्चन है, और इस तरह की क्वेश्चन की जो वेटेज है वो लगभग 12 मार्क्स के आसपास रहती है सीए साहब। टाइप 1 क्वेश्चन जहां आपको सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा, सिर्फ आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा क्वेश्चन के रूप में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको बनाना होगा। टाइप 2 क्वेश्चन थोड़ी सी खतरनाक सिचुएशन। टाइप 2 क्वेश्चन लगभग 10 से 12 मार्क्स का, जहां आपको रिवर्स पोजीशन गिवन होगी, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑलरेडी गिवन होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन होगा, और आपसे बोला जाएगा कि आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्लस बैलेंस शीट आप बना दीजिए। इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे कहते हैं जी टफ क्वेश्चन था। पता नहीं क्यों, देखेंगे हम मॉडल टेस्ट पेपर में। एनीवे, टाइप 3 क्वेश्चन क्या है? टाइप 3 क्वेश्चन लगभग 15 नंबर का है। आपको ओनली इंफॉर्मेशन दी होगी, आपको ओनली एंड ओनली इंफॉर्मेशन दी होगी, और आपको रिसीट्स एंड पेमेंट भी बनाना पड़ेगा, प्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना पड़ेगा, प्लस आपको बैलेंस शीट भी सीए साहब बनानी पड़ेगी। तो आपको सब कुछ बना के दिखाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन की वेटेज सीए साहब 15 नंबर है। तभी क्वेश्चन की वेटेज टाइप 3 की क्या है? 15 नंबर। टाइप 4,
टाइप 4 हमसे कुछ नहीं मांगा, हमसे कुछ अदर मिसलेनियस क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ जी, मिसलेनियस क्वेश्चन पूछ लिए। मैं आपको याद करवा देता हूं, इधर देखना एक बार, क्योंकि रिवीजन क्लास है। आई होप एक बार मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि एटलीस्ट एक बार आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, चाहे जैसे भी पढ़ाओ, सेल्फ स्टडी पढ़ाओ, मुझसे पढ़ाओ, किसी और रिस्पेक्टिव टीचर से पढ़ाओ, तो एक बार मैं ये मान के चलूंगा कि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस, हाँ जी, वो भी देखने को मिलते हैं, और वो लगभग लगभग 6 से 8 नंबर में देखने को मिलते हैं, कि वो कहते हैं सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल दो, स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकाल दो, ये निकाल दो जी, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल दो। तो वो छोटे क्वेश्चंस हैं। बात समझ में आई या नहीं? तो ये 4-5 तरीके के क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलते हैं एनपीओ के अंदर। तो एक बार आप देखो फटाफट से, हाँ जी, एक बार आप देखो फटाफट से कि एनपीओ कौन होते हैं। सीए साहब, एनपीओ कौन होते हैं? पेपर को 1 महीना रह गया, पेपर को 1 महीना रह गया मोटे मोटे तौर पे। हाँ जी, तो थोड़ा सा अब आप सिंसियर एफर्ट लगाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। एनपीओ कौन होते हैं? एनपीओ आर दी ऑर्गेनाइजेशन विच आर प्राइमरली एंगेज्ड इन द एक्टिविटी ऑफ पब्लिक वेलफेयर। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, पर प्रॉफिट कमाने पे कोई रोक भी नहीं है। प्रॉफिट आप थोड़ा बहुत कमा सकते हो, पर वो ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा, ट्रस्टी उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। और अकाउंटिंग में हमें 3 काम करने हैं। अब आते हैं हम अकाउंटिंग पे। क्लियर हो गई बात? अकाउंटिंग में रिसीट्स एंड पेमेंट किसके सिमिलर है? कैश और बैंक की। जो पैसे का लेन देन कर रहे हो यार, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बात समझ में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिमिलर टू पीएनएल है, सरप्लस और डेफिसिट बोलेंगे। और साथ ही साथ बैलेंस शीट आप बनाइए। पैसे की इन्वॉल्वमेंट है सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए हम आपको अकाउंटिंग से एग्जम्प्ट नहीं कर सकते, आपको राहत नहीं दे सकते। क्लियर हो गई बात? तो मेरे ख्याल से एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझ में आया। एनपीओ का रिवाइज हुआ, रिकॉल हुआ। अब कुछ वर्ड्स और भी ऐसे हो सकते हैं जिनको लेकर के आपको डाउट होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस में हम टेक केयर करेंगे। इसके अलावा स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है इन एनी केस, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चे पूछते भी हैं, मैं लगभग 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई कर देता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि लेक्चर देखने के बाद आपको प्रॉब्लम आएगा, रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन हो जाए। क्लियर हो गई बात? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीए साहब, लगभग हमने आधा घंटा लगाया, हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले मैं एनपीओ का कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा? टाइप। अच्छा, ये आप ये देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इधर देखना, रिसीट साइड का, एक मिनट, रिसीट साइड का रिलेशन किससे होगा? इनकम से। पेमेंट साइड का रिलेशन किससे होगा? एक्सपेंडिचर से। एक वर्ड बोला था, उसका मीनिंग बाद में बता दूंगा, कि अक्रूवल बेसिस पे बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक हो गई बात? अब इधर देखना जी, फटाफट से टाइप 1 क्वेश्चन, रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना दो। उल्टा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट बना दो। कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया, सब कुछ बना दो। या अदर मिसलेनियस क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम, वो बना दो। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं बड़े क्वेश्चन में उसका। तो वो सारी बातें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया। तो आज सबसे पहले जो हम कवर अप करेंगे, वो करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7। एनपीओ के लिहाज से सारे मॉडल टेस्ट पेपर कराने हैं, 10 के 10, जो पार्टनरशिप में कराए हैं। 10 के 10 मॉडल टेस्ट पेपर कराने हैं सर। और टारगेट है कि रिवीजन वीडियोस देखने के बाद एटलीस्ट आप 60-70 मार्क्स तो अश्योर कर ही पाओ। क्लियर हो गई बात? ठीक है सी साहब। तो मॉडल टेस्ट पेपर हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग बनाइएगा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7, और टॉपिक का नाम है एनपीओ। क्लियर हो गई बात? वेटेज भी देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल भी देखेंगे, 4 चीजें और भी समझेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए जी मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 पे लेकर आता हूं आपको। आप चेक करो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर, एक तो 7 नजर आ रहा होगा सीए साहब स्क्रीन पे। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे लेकर आता हूं आपको। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट पार्टनरशिप ऑलरेडी कवर्ड है। फोर्थ क्वेश्चन, आइए फोर्थ क्वेश्चन एनपीओ का क्वेश्चन है बेटे। फोर्थ क्वेश्चन एनपीओ का क्वेश्चन है सीए साहब। फोर्थ क्वेश्चन एनपीओ का क्वेश्चन है। न्यू स्टेट सोसाइटी शोड दी फॉलोइंग पोजीशन। अच्छा, बैलेंस शीट दी हुई है, 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट दी हुई है, अच्छी बात है।
और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है कौन से साल का, 31 मार्च 24 का। रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, टाइप 1 क्वेश्चन हो गया ये। इसके साथ पिछले साल की बैलेंस शीट भी गिवन है गिफ्ट के रूप में। इंस्टीट्यूट को थैंक यू बोल दो। ठीक है सर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, पैसा कहां से आया कहां गया, अच्छी बात है। यू आर रिक्वायर्ड, क्या करना है जी, टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये जी बैलेंस शीट नहीं मांगी अब की बार, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरा बड़ा मन है, मैं बैलेंस शीट पे सिखाऊंगा इसी क्वेश्चन में। ठीक है सर, मुझे लग रहा है बैलेंस शीट नहीं मांगी ना तो ये 8-10 नंबर से ज्यादा का होगा नहीं, ये 8-1 नंबर की वेटेज बनती है फिर, क्योंकि बैलेंस शीट है नहीं। लेकिन इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, सेम क्वेश्चन आपके पेपर में डाल दे और यहाँ पे लिख दे कि बैलेंस शीट, तो इसलिए बैलेंस शीट में कॉम्प्लीमेंट्री सिखाऊंगा। बात समझ में आई? ठीक होगी बात। तो ये सर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ये हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, और 8 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट हम कॉम्प्लीमेंट्री बना डालेंगे। क्लियर हो गई बात? तो सर ये क्वेश्चन है, बात समझ में आई? ठीक है जी, ये क्वेश्चन है सर, फटाफट से आइए, ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। सीए साहब, आप जानते हैं पहले शुरू के 1-2 क्वेश्चन में या 3 क्वेश्चन में हमें टाइम लग सकता है, लेकिन उसके बाद जो बाकी के 7-8 क्वेश्चन होंगे, मैं मान के चल रहा हूं, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि हर एक मॉडल टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का होगा, हर एक एमटीपी में एक क्वेश्चन तो पक्का होगा, तो 10 एक क्वेश्चन, 10 या 12 क्वेश्चन के आसपास होंगे। हमें शुरू के 3 क्वेश्चन में टाइम लगेगा या 4 क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद जब हमारी टॉपिक पे ग्रिप बन गई, रिकॉल हो गया सारा मामला, फिर हमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक हो गई बात? तो शुरू के 2-3 क्वेश्चन आप थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठिएगा, कवर अप कीजिएगा, अच्छी रिवीजन होगी। रिवीजन मेरी तरफ से कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, रिवीजन आपकी तरफ से, आपको मजा आना चाहिए कि हाँ यार टाइम इन्वेस्ट हुआ है, वेस्ट नहीं हुआ। ठीक होगी बात? तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहे हैं, इधर देखना, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। वो कह रहे हैं न्यू स्टेट सोसाइटी जो है उसने आपको अपनी पोजीशन बताई 31 मार्च 23 की, बेटा 31 मार्च 23 की पोजीशन बता रहे हैं। अच्छा, क्या क्या है, कितना पैसा पड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल फंड के रूप में, मैंने आपको बताया था ट्रस्टी का पैसा लगता है इसमें, तो 15,86,000 और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए हुए। इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट की हुई है कुछ सिक्योरिटीज में, एफडी होगी, कुछ जहां भी अलाउड है इन्वेस्टमेंट वो हमने की हुई है। ठीक है, एनपीओ शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पे गवर्नमेंट कहती है यहाँ पैसा लगा लो, ये सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है जी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, अच्छी बात है। ये 31 मार्च 23 का है, ये 31 मार्च 23 का है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बना हुआ है ना, आप इसी पैसे को ओपनिंग बैलेंस में देखोगे, मैं आपको चेक करवाता हूं, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च, इधर देखिएगा, एक सेकेंड सी साहब, हाँ जी, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां पैसा गया, वो आपको बता रहे हैं। आप चेक करो, स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और यही पिछली बैलेंस शीट में भी दिया हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इधर देखना सीए साहब, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग, ये तो आप समझ गए। उसके बाद करंट ईयर में, यानी कि ये जो रिसीट एंड पेमेंट है ये आपको 23-24 का दिया हुआ है। करंट ईयर में एंट्रेंस फीस आई है। अच्छा, रिसीट्स, सर आपको कैसे पता ये रिसीट्स हैं? बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये पेमेंट्स हैं, ये पेमेंट्स हैं। सीए फाउंडेशन के बच्चे को ये बताता हूं मैं, अच्छा थोड़ी ना लगता हूं। ठीक हो गई बात? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का मतलब जो लोग आपसे सर्विसेज ले रहे हैं, आप उनसे जो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, 4 लाख रुपए आया सर। सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपने ओल्ड अखबार बेचे हैं। हायर ऑफ लेक्चर हॉल क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है जी, आपने एफडी जो करवा रखी है उस पर ब्याज आया हुआ है, सॉरी। इसके बाद फटाफट से पेमेंट साइड में कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोस्टेज स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, बुक्स खरीदी है, हाँ जी, तो बुक्स एसेट्स में आएंगी।
पता लगेगा अभी, मैं बताता हूं आपको। आउटस्टैंडिंग, हाँ जी, एक्सपेंसेस पेबल, आप चेक करो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने पे करने थे, 14,000 पे करने थे, जो कि करंट ईयर में आपने पे कर दिए। आप ये देखो ना, 31 मार्च 23 को ये पोजीशन है कि आपने 14,000 रुपए के एक्सपेंसेस पे करने हैं, आउटस्टैंडिंग है, तो वो आपने करंट ईयर में पे कर दिए। पिछले साल का पेंडिंग आपने करंट ईयर में पे कर दिया। रेंट पे कर दिया। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, यानी कि आपने और इन्वेस्टमेंट करी तो पेमेंट हो गई। सैलरी, सीडी, क्लोजिंग बैलेंस आ गया सब। अच्छा जी, आपने क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट हम कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई एडजस्टमेंट है, रेंट के बारे में कुछ बातें बोल रहे हैं, डेप्रीसिएशन, सर बुक्स आप कह रहे थे एसेट में आएंगे, बुक्स आप कह रहे थे एसेट में आएंगी, चेक करो बुक्स पे डेप्रीसिएशन है तो इसका मतलब एसेट ट्रीट करना है बुक्स को, ठीक हो गई बात। सर 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, इसका मतलब क्या है ये बता दूंगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को लेकर के भी कुछ एडजस्टमेंट है। सर ये चैप्टर क्या है, ये फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ है, तो फाइनल अकाउंट में तो एडजस्टमेंट्स मिलेंगी ना। याद करो 11th क्लास का वो चैप्टर, सीए फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 7 है मेरे ख्याल से, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, स्टडी मैट की नंबरिंग बोल रहा हूं। तो फाइनल अकाउंट में तो सर एडजस्टमेंट्स होती हैं, हम समझ गए सर। और एडजस्टमेंट के याद रखना दो इफेक्ट होते हैं, ये आपको पता है। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं सीए साहब, दो इफेक्ट होते हैं, ये बात आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं। हाँ जी, बुक्स पे डेप्रीसिएशन है, एडजस्टमेंट में दी हुई है, तो डेप्रीसिएशन दो जगह जाएगी। क्लियर हो गई बात। हाँ जी ठीक है सर, याद आ गया हमें। रिवाइज करवा दो आप फटाफट से, क्वेश्चन करवा दो सर, प्रैक्टिस हो जाएगी, कंसेप्ट तो रिवाइज हो गए। अच्छा क्या क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, और बैलेंस शीट हम कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। न्यू स्टेट सोसाइटी, मेरे ख्याल से न्यू स्टेट सोसाइटी ना, बैलेंस शीट दी हुई है सर पिछले, न्यू स्टेट सोसाइटी, ठीक हो गई। और हमें जो फाइनल अकाउंट बनाने हैं, यानी कि वो तीन चीजें जो बनती हैं, रिसीट एंड पेमेंट तो दिया ही हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, वो हमें बनाना है 23-24 का, ठीक हो गई बात। तो फटाफट से सीए साहब क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट 8 मार्क्स में, आइए जी। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट 8 मार्क्स में है। प्रेजेंटेशन सब कुछ देखेंगे सीए साहब। इन द बुक्स ऑफ in the books of new state society, in the books of new state society, इधर देखिएगा सीए साहब, आप मान करके चलो कि इसमें बैलेंस शीट मांगी गई है, बात समझ में आई। अच्छा 1 मिनट में साइड पे लिखो, आपको बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 23 की, ठीक है सर, इस डेट की बैलेंस शीट दी हुई है, और इसके बाद फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 23-24, तो इसका आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है कि पूरे साल में कितना पैसा आया कितना पैसा गया। उसके बाद आपको 31 मार्च 24 पे क्या बनाना है, आपको 31 मार्च 24 पे क्या बनाना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, हाँ जी, और आपको प्लस बैलेंस शीट बनानी है कि भाई 23-24 में कोई सरप्लस डेफिसिट है क्या, प्रॉफिट लॉस है क्या, और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनानी है। तो ये दिया हुआ है, लो जी, जो गिवन है उसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, और जो बनाना है उसे मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूं बेटे। क्लियर हो गई सी ये साफ बात। हाँ जी, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर भी तो बनी होगी। करंट ईयर का कैश और बैंक यानी कि रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, करंट ईयर का पीएनएल यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दो, करंट ईयर की बैलेंस शीट बना दो। सर हम आपकी बात समझ गए, सर हम आपकी बात समझ गए। इधर देखना जी फटाफट से, ए पार्ट में हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे जी इनकम, आराम से देखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर टू पीएनएल, और अक्रूवल अब क्लियर होगा, अक्रूवल क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर कवर करता है 2023-2024। जो भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे वो 23-24 का होगा, जो भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे वो 23-24 का होगा। अब मुझे बताओ, अगर ये सिमिलर टू पीएनएल है, अगर ये सिमिलर टू पीएनएल है तो डेबिट में क्या होगी, अकाउंट है तो डेबिट और क्रेडिट साइड है,
हाँ जी, डेबिट में इनकम होगी एक्सपेंडिचर। सर कैसी बात कर रहे हो, डेबिट में एक्सपेंडिचर, ठीक है। और क्रेडिट में सारी क्या आएंगी, इनकम्स। बिल्कुल ठीक बात है। सर आपने पीएनएल का फॉर्मेट बना दिया, मैं बार बार पीएनएल किस लिए बोल रहा हूं, आपको याद करा रहा हूं, हाँ जी, कि ये पीएनएल के समान है। उसके बाद बी पार्ट में आप और क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट में बना रहा हूं, क्वेश्चन में मांगी नहीं है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपके मांगी हुई है, ताकि वेटेज आपको 12-15 नंबर की देखने को मिले। पेपर में आती है बैलेंस शीट। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है सीए साहब। बैलेंस शीट तो आप पार्टनरशिप में बहुत बना के आए हो। 31 मार्च 24 की 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट, हाँ जी, शुरू के 2 क्वेश्चंस में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वीडियो को आराम से, रिवीजन लेक्चर को आराम से देखना पड़ेगा। पर एक मैं गारंटी देता हूं, आप शुरू की 4-5 क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लो, आपको फिर किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बात। बी पार्ट में ये चीज बन गई। और इसके बाद अगर कोई वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, वर्किंग नोट्स की एक हेडिंग बना लेते हैं, क्योंकि 12-15 नंबर का जब क्वेश्चन आता है ना, तो सर वर्किंग नोट्स कुछ बनाने पड़ सकते हैं। देखेंगे सर, देखेंगे सर। अब इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है, जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप के टाइम भी ये बताया था कि प्लीज ये चीज देखो कि सर शुरू कैसे कर रहे हैं। सीए साहब आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। पहले तो इधर देखो, आप इस चीज को दोबारा देखो, टाइमलाइन को, इस टाइमलाइन को आप दोबारा देखो। ये जो टाइमलाइन मैंने बनाई है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आपको 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट दी हुई है सीए साहब, यहां पे बैलेंस शीट गिवन है, और आपको इस 23-24 में जो लेन देन हुआ वो भी बता रखा है। बात समझ में आई। 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट दी हुई है, 23-24 में जो लेन देन हुआ पैसे का वो भी बता रखा है। आप बस 23-24 के एंड में 31 मार्च 24 पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना दो। अब आप ये देखो, ये जो लेन देन है ये कौन से पीरियड में हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट कौन से पीरियड में हुआ है, 23-24 में हुआ है। ठीक होगी बात। अब इस क्वेश्चन को हमें शुरू कैसे करना है, हम वो देखते हैं। कई बार बच्चे को क्वेश्चन आसान लगता है, लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग, बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, 30-40% बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, सर क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं समझ में आती। मैं कहता हूं आइटम बाय आइटम चलते जाओ। हम पार्टनरशिप में भी ऐसे ही करते थे, हम फाइनल अकाउंट में भी ऐसे ही करते हैं, हम एनपीओ में भी ऐसे ही करते हैं। आइटम बाय आइटम आप चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और एडजस्टमेंट को भी पढ़ते जाओ। ठीक होगी बात। अब मुझे बताओ, ये जो कैपिटल दी हुई है, कैपिटल फंड, ये कौन सी डेट का है, आप पहले ये बताओ। देखो शुरू के 2 क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। आप ये बताओ, ये कैपिटल फंड कौन सी डेट का है। सर ये है 31 मार्च 23। तो सर ये तो 31 मार्च 24 पे भी होगा, बल्कि अगर 23-24 में ये कब का है, ये है 31 मार्च 23 का। तो सर ये पैसा तो 31 मार्च 24 पे भी होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास, बिल्कुल होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, अगर 23-24 में कोई प्रॉफिट कमा लिया होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो प्रॉफिट भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट तो अलाउड ही नहीं है, कोई ड्राइंग थोड़ी ना कर लेंगे ट्रस्टी। तो ये पैसा एज इट इज, हाँ जी, अवेलेबल होगा 31 मार्च, हाँ जी, 24 के ऊपर भी। बल्कि अगर ड्यूरिंग द करंट ईयर अगर आपने कोई 23-24 में प्रॉफिट कमाया, तो वो और ऐड हो जाएगा, क्योंकि विड्रॉल तो पॉसिबल नहीं है। लॉस हो गया तो कैपिटल कम हो जाएगी, ये बात आप 11th से जानते हो। तो सर इस कैपिटल को हम कहां दिखाएंगे, इस कैपिटल को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और कैपिटल की वैल्यू कितनी है सीए साहब, कैपिटल की वैल्यू है 1586। सीए साहब बात समझ में आई, 1586। आइए, तो सर ये कैपिटल कहां जाएगी, ये कैपिटल कहां जाएगी, हाँ जी, ये कैपिटल कहां जाएगी, ये कैपिटल सर बैलेंस शीट में जाएगी। ये कैपिटल सर बैलेंस शीट में जाएगी कैपिटल फंड के नाम से। ये कैपिटल कहां जाएगी, हाँ जी, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के नाम से 1586। और सर अगर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो 23-24 का ईयर है, उसमें अगर आपने कोई प्रॉफिट कमा लिया सरप्लस, तो वो इसी में जुड़ जाएगा, क्योंकि विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। सर ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। सर आप आगे लेकर के चलो,
एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल, आप मुझे बताओ ये कौन सी डेट पे पेबल है? सर ये तो लास्ट ईयर की लाइबिलिटी है, ये तो लास्ट ईयर की लाइबिलिटी है। अच्छा मजे की बात ये है, करंट ईयर में आपने इस 14,000 को पे भी कर दिया। आप चेक करो, करंट ईयर में आपने इस 14,000 को पे भी कर दिया बेटे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड। अब आप मुझे बताओ ये कौन से साल के थे, ये कौन से साल के थे? ये इधर देखना जी, लो मैं यहीं पे एक बार आपको बार बार यहां लेकर आऊंगा, इधर देखना। हाँ जी, मैं आपको बार बार यहां पर लेकर आऊंगा, इधर देखना एक बार। आप मुझे बताओ, इधर देखना, आप मुझे बताओ 31 मार्च, बेटा इधर देखना प्लीज, 31 मार्च 23 को कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है? बैलेंस शीट क्या बोल रही है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? 14,000। अच्छा, करंट ईयर कौन सा है आपका? करंट ईयर है 23-24। करंट ईयर की पेमेंट्स में चेक करो, करंट ईयर की पेमेंट्स में चेक करो, 14,000 पेड है। अब मुझे आप एक चीज बताओ आराम से, आप मुझे एक चीज बताओ, आपने करंट ईयर में ये वाला 14,000 यहां कहीं पे कर दिया? मुझे आप एक चीज बताओ, अगर ये 14,000 लास्ट ईयर की लाइबिलिटी था, सीए साहब आराम से देखना, ये बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अगर ये लास्ट ईयर की लाइबिलिटी था और ये करंट ईयर में पे हो गया, तो क्या ये 31 मार्च 24 पे लाइबिलिटी में आएगा? नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी पे हो चुकी है। दूसरी बात, दूसरी बात, सर ये करंट ईयर में पे जरूर हुआ है, क्या ये करंट ईयर से रिलेटेड है? सर एक्सपेंस है, तो आपने हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी से कोई सर्विस ली हो। क्या मैंने इस साल सर्विस ली है 23-24 में? नहीं, मैंने तो लास्ट ईयर ही वो सर्विस ले ली होगी और पैसे नहीं दिए होंगे, तभी तो लास्ट ईयर के एंड में वो आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा है मुझे। तो इस 14,000 का बेनिफिट मैं लास्ट ईयर उठा चुका हूं, तो ये करंट ईयर का एक्सपेंस थोड़ी ना है, ये करंट ईयर का एक्सपेंस थोड़ी ना है। अक्रूवल क्या बोलता है? अक्रूवल कहता है जिस साल आपने बेनिफिट उठाया है, एक्सपेंस उस साल दिखाओ आप। अक्रूवल क्या बोलता है? ये 14,000 एक्सपेंस में कब आएगा? ये पिछले साल आ गया होगा, ये पिछले साल आ गया होगा, और पिछले साल का मतलब है 22-23 में आ गया होगा, क्योंकि इस 14,000 के अगेंस्ट जो मैंने सर्विस ली होगी, उसकी वो सर्विस मैंने कब एक्वायर की होगी? वो एक्वायर की होगी 22-23 में। अक्रूवल क्या कहता है? जिस साल आपने बेनिफिट उठाया है उस साल आप एक्सपेंस दिखाओ। तो ये 14,000 23-24 में तो एक्सपेंस दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी आपने बेनिफिट कब उठाया है इस पैसे का? इस जो सर्विस ली होगी इसके बदले बेनिफिट तो आपने 22-23 में उठाया। तो क्योंकि आपने बेनिफिट 22-23 में उठाया, तभी तो वो 22-23 के एंड में लाइबिलिटी में है। पे हो जाता तो लाइबिलिटी में भी नहीं आता। तो ये 14,000 इस पीरियड में पीएनएल में आएगा, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया होगा। तो ना तो ये करंट ईयर के एंड में बैलेंस शीट में आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ना ये करंट ईयर के पीएनएल में आएगा। हमें इसका कुछ नहीं करना, बात समझ में आई? हमें इसका कुछ नहीं करना, ना ये करंट ईयर के एंड की बैलेंस शीट में आएगा, ना ये करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। सर करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस पैसे का बेनिफिट मैंने लास्ट ईयर उठाया है, करंट ईयर में तो जस्ट पे किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अक्रूवल क्या कहता है? जिस पीरियड में बेनिफिट लिया है या जिस पीरियड में बेनिफिट दिया है। सर लिया और दिया ये समझ नहीं आया, आराम से समझना। अगर आपने बेनिफिट उठा लिया है तो एक्सपेंडिचर बुक कर लो, और अगर आपने बेनिफिट पास ऑन कर दिया, बेनिफिट सामने वाले को दे दिया, तो आप इनकम बुक कर लो, भले ही उसको आप डेटर बना लो, पैसे बाद में आ जाएंगे। बेनिफिट दे चुके हो करंट ईयर में 23-24 में, बेनिफिट दे चुके हो, सामने वाले को सर्विस दे चुके हो, इनकम। बेनिफिट ले चुके हो 23-24 में, लाइबिलिटी, सॉरी एक्सपेंडिचर। अक्रूवल क्या कहता है? अगर आपने बेनिफिट ले लिया है एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, बेनिफिट दे दिया है इनकम रिकॉर्ड करो, पैसे आते जाते रहेंगे। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है सर। तो सर आप एक बात बताओ, इस 14,000 का बिल्कुल कुछ नहीं होगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा सीए साहब, ठीक हो गई बात। तो फटाफट से सर ये 14,000 रुपए हम करंट ईयर में पे कर चुके हैं, लास्ट ईयर बेनिफिट उठा चुके हैं सर, ठीक हो गई बात। सर लाइबिलिटी साइड से दोनों चीजें खत्म हो गई। इलेक्ट्रिकल फिटिंग है 3 लाख रुपए की, एसेट में आ रही है, लास्ट ईयर के एंड में 3 लाख रुपए एसेट में आ रहे हैं। करंट ईयर में आप चेक करो क्या हमने कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग, सर इलेक्ट्रिक चार्जेस अलग चीज है, फिटिंग एसेट है, चार्जेस तो एक्सपेंस है।
क्या इलेक्ट्रिकल फिटिंग हमने कुछ और कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है क्या? नहीं सर, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बिल है, वो ठीक है, वो कोई बात नहीं। लेकिन आप आगे बढ़िए फटाफट से। लेकिन इलेक्ट्रिकल फिटिंग पे वो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड फर्नीचर आर ऑल्सो टू बी डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ, हाँ जी सी साहब, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के ऊपर सी साहब, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन आप चेक करो, नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है। डेप्रीसिएशन जो है वो नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है। डेप्रीसिएशन जो है वो नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है, तो इसके दो इफेक्ट होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग पे कितनी डेप्रीसिएशन लगानी है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग और फर्नीचर पे 10% पर एनम की डेप्रीसिएशन है। अब आप मुझे बताओ, ये डेप्रीसिएशन तो एडजस्टमेंट में दी हुई है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 लाख की इलेक्ट्रिकल फिटिंग है। इधर देखो आप आराम से, जल्दी कोई नहीं है, शुरू के क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं। मैं बार बार इस पिक्चर पे लेके आऊंगा आपको। इलेक्ट्रिकल फिटिंग यहां पे कितने की दी हुई है? सर यहां पे 3 लाख की दी हुई है। करंट ईयर में आपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग पे डेप्रीशिएशन लगानी है 10%, तो वो बनती है 30,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 270 की इलेक्ट्रिकल फिटिंग आएगी। अब ये 270 तो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा 31 मार्च 24 को, और ये 30,000 सर ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ये दो जगह आएगा। एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, करंट ईयर का एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, और ये 30,000, हाँ जी, इसमें से लेस होगा तो 270 बचेगा। आओ मैं एक बार चेक करवाता हूं आपको फटाफट से, हम कैसे काम करेंगे। बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे? हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो है वो 3 लाख रुपए की थी, लेकिन करंट ईयर में डेप्रीसिएशन लगी उन पे एट द रेट 10%। तो 30,000 की डेप्रीसिएशन है, एक जगह डेप्रीसिएशन आ गई, रिड्यूस करके दिखा दिया। अब इसको पीएनएल में ले जाओ, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ। तो हम यहां लिखेंगे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग, डेप्रीसिएशन ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग, कितनी डेप्रीसिएशन? 30,000। क्लियर हो गई बात? आप देख रहे हो मैं आइटम बाय आइटम चल रहा हूं, एडजस्टमेंट निपटा रहा हूं। ठीक हो गई बात? सर फर्नीचर दिया हुआ है 1 लाख का, लास्ट ईयर हमारे पास फर्नीचर था, मैं बार बार इसको लास्ट ईयर बोलूंगा। ठीक हो गई बात? हमारे पास लास्ट ईयर फर्नीचर है 1 लाख रुपए का, और करंट ईयर में फर्नीचर के अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं है, कोई नया फर्नीचर परचेज नहीं हो रहा। सर कहां से पता लगती है परचेज? बेटा पेमेंट साइड से। अगर फर्नीचर के अगेंस्ट आपने कोई पेमेंट कर रखी है, इसका मतलब आपने एडिशन किया है फर्नीचर में, लेकिन देखने को कुछ मिल नहीं रहा। तो 1 लाख रुपए पुराना फर्नीचर ही चलता आ रहा है, पुराना फर्नीचर चलता आ रहा है। पेमेंट साइड पे कोई वैल्यू ऐड तो हो नहीं रही फर्नीचर की, और फर्नीचर पे भी सेम 10% की डेप्रीसिएशन है सीए साहब। आइए, तो फर्नीचर में डेप्रीसिएशन है, तो हम लिखेंगे 2, डेप्रीसिएशन ऑन, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। 1 लाख का 10% करना फटाफट से, कैलकुलेशन में आप मजबूत हो, मुझे पता है, मैं कमजोर हूं। तो 10,000 का डेप्रीसिएशन, और फर्नीचर जो कि 1 लाख का था, डेप्रीसिएशन देखो एडजस्टमेंट में थी, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, दो इफेक्ट का मतलब दो जगह लिखी जाएगी। तो आप चेक करो मैंने दो जगह लिखी है या नहीं लिखी। ठीक होगी बात? तो सर फर्नीचर की बात भी निपटा दी हमने। इसके बाद आप आओ, फर्नीचर के बाद आप चेक करो, बुक्स दी हुई है 8 लाख रुपए की। 8 लाख की बुक्स लास्ट ईयर पड़ी थी हमारे पास, करंट ईयर में बुक्स खरीदी गई हैं क्या? यस, करंट ईयर में 1/20 की बुक्स खरीदी गई हैं। सर कहां से पता लगती है खरीदारी? पेमेंट में। तो सर 8 लाख की पड़ी थी, 1/20 की खरीदी, टोटल 9/20 हो गई, लेकिन 1/20 की ना डेट नहीं बता रखी। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन नीचे वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बुक्स पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, और इंक्लूडिंग एडिशन। जो आपने खरीदारी करी है ना, उस पे भी 10% लगा डालो। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली पता क्या बोल रहा है, साल के शुरुआत में ही खरीद ली थी आपने। इंक्लूडिंग एडिशन, जो आपने परचेज करी है बुक्स 1,20,000 की, उस पे भी डेप्रिसिएशन लगा डालो। अब आप सोचो,
पेपर में यही क्वेश्चन आया, उन्होंने इंक्लूड एडिशन की जगह लिख दिया एक्सक्लूडिंग एडिशन। तो इसका मतलब जो आपने एक 20 की खरीदी है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगानी, आपने वो करंट ईयर के एंड में खरीदी है कहीं ना कहीं। सर बात ठीक हो गई, हमें समझ में भी आ गया कि हमारे पास जो बुक्स हैं उसको हम क्या करेंगे। सर 8 लाख की पुरानी बुक्स हैं, इसमें एडिशन हुई है, इसमें एडिशन हुई है 1/20 की, तो बुक्स आ गई 9/20 की, इसमें डेप्रिसिएशन लगा दो आप एट द रेट ऑफ 10%। तो 9/20 का 10% 92,000, 8/28 बचता है मेरे ख्याल से, आप चेक कर लो एक बार, 8/28 बचता है, आप एक बार चेक कर लो, 8/28 बचता है। ये सब कैलकुलेशन आपने करनी है, कैलकुलेटर आपने चलाना है, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक होगी बात। अच्छा सर ये डेप्रीसिएशन 92,000 और कहां जाएगी, डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स एक्सपेंडिचर में आएगी बेटे, बेनिफिट उठाया आपने, नॉन कैश एक्सपेंस, अच्छी बात है। सर बुक्स का पॉइंट हो गया, हम आइटम बाय आइटम चल रहे हैं, शुरू के क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आप बता चुके हो। अब आप चेक करो, सर बुक्स का पॉइंट हो गया, बुक्स के बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारी ऑलरेडी 3 लाख की थी, और इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में भी आपने करी, ये देखो जी, तो इन्वेस्टमेंट 80,000 की करंट ईयर में कर दी, 3 लाख की पुरानी थी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई। सर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई बैलेंस शीट में, 380। करंट ईयर का एंड होते होते आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई कितने की, इंटरेस्ट का पॉइंट बाद में देख लेंगे जी, टोटल हो गई 380, इंटरेस्ट का पॉइंट अब बाद में देख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आपने समझा दिया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, बुक्स, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट हो गया। सर आप ये बताओ लास्ट ईयर के एंड में, लास्ट ईयर के एंड में जो बैंक बैलेंस बचा हुआ है और लास्ट ईयर के एंड में जो कैश इन हैंड है ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसका कुछ करना है हमें, उसका कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि वो तो रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बन जाएगा। बेटे रिसीट एंड पेमेंट क्या है, सिमिलर टू कैश एंड बैंक, इसका कुछ नहीं करना, आप चेक करो ये तो यहीं पे आ गया। अब आपने ऊपर की बैलेंस शीट खत्म कर दी, ठीक हो गई। अब आप आइए रिसीट एंड पेमेंट पे, सर इसका तो कुछ करना ही नहीं है, तो करंट ईयर का बैलेंस होता है। एंट्रेंस फीस हमने लोगों से, अब ये देखो जी, रिसीट एंड पेमेंट पे आ गए हम, रिसीट एंड पेमेंट ये 23-24 का है, यानी कि 23-24 में ये पैसा आया और 23-24 में ये पैसा गया, तो 23-24 में एंट्रेंस फीस आई है 60,000, लेकिन एंट्रेंस फीस को लेकर के नीचे कोई चर्चा चल रही है, एंट्रेंस फीस को लेकर के नीचे कोई चर्चा चल रही है, वो कह रहे हैं 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, 60% कैपिटलाइज करो, इसका मतलब पता है क्या है, लाइबिलिटी में इतना पोर्शन दिखाओ, मे बी ये रिफंडेबल हो, मे बी ये रिफंडेबल हो। एंट्रेंस फीस कितनी आई है, एंट्रेंस फीस कितनी आई है, एंट्रेंस फीस आई है सर 60,000, इसका 60% कैपिटलाइज करिए, लाइबिलिटी में दिखाइए, लाइबिलिटी में दिखाइए, मे बी रिफंडेबल हो, तो सर बाकी का 40 वो इनकम है आपकी। एंट्रेंस फीस हम किससे लेते हैं बेटे, अपने मेंबर से ही लेते हैं, वन टाइम होती है, जैसे स्कूल में जब आपका हर साल एडमिशन होता है, हर साल जब आप प्रमोट होते हो तो अप्रैल में एक एडमिशन चार्ज के नाम से, एडमिशन फीस के नाम से पैसे लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है, ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है, डिपेंड करता है कि हमारे, हाँ जी, जो फॉर्मेशन के टाइम पे, जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें क्या लिखा गया, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करनी है 60%, 60% कैपिटलाइज करनी है, इसका मतलब है कि लाइबिलिटी दिखाओ 60%, तो सर 60% लाइबिलिटी में चला जाएगा पैसा, 60% लाइबिलिटी में, 40% इनकम में, लाइबिलिटी में आ जाएगा एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस ये सब रिफंडेबल हो सकती है सर, एंट्रेंस फीस, तभी कैपिटलाइज करने को बोल रहा है, कैपिटलाइज करने का मतलब लाइबिलिटी में दिखाएं 60%, 60,000 का 60% करना कैलकुलेटर से, नालायकों कैलकुलेटर उठाना पड़ रहा है अब आपको, बताओ इसके लिए भी, तो सर 40% कहां जाएगा, 40% विल गो टू दी इनकम। सर पैसा आया है ना, रिसीट साइड का रिलेशन किससे है, इनकम से, एंट्रेंस फीस 40%, 24,000 आएगा, ठीक हो गई बात। सर एंट्रेंस फीस का पॉइंट हमारा कवर है, अब आओ आप सब्सक्रिप्शन पे। सर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, आपको पता है मैं शुरू शुरू के क्वेश्चंस में रिपीटेशन ज्यादा करता हूं ताकि रिवीजन अच्छे से हो पाए। तो
मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, आपने जिन लोगों को सर्विसेज दी, नेसेसरी सर्विसेज दी, उनसे कुछ पैसा चार्ज किया नॉमिनल अमाउंट, वो 4 लाख रुपए आया आपके पास। अब वो क्या कह रहे हैं, 4 लाख रुपए टोटल करंट ईयर में आया है, लेकिन मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 20,000 रुपए रिसीव्ड इन एडवांस। ये जो 4 लाख रुपए आपके पास टोटल आया ना, इसमें 20,000 रुपए ऐसे जो एडवांस है। सर इसका क्या करना है, आप एक बात बताओ, जो आप लोगों से पैसा ले रहे हो वो आपकी इनकम है। इधर देखना, जो आप लोगों से पैसा ले रहे हो बदले में आप सर्विस दे रहे हो, तो वो आपकी इनकम है। लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन मिली कितनी है, आपको सब्सक्रिप्शन मिली है टोटल 4 लाख, लेकिन इस 4 लाख में 20,000 एडवांस है। आप मुझे बताओ, जो 20,000 आपने एडवांस ले रखा है, इसका बेनिफिट सर्विसेज आपने इस साल दी होंगी या अगले साल दोगे, नेक्स्ट ईयर दोगे ना। 20,000, हाँ जी, आपने एडवांस में ले लिया लोगों से। वो बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 20,000 रुपए रिसीव्ड इन एडवांस। आपने टोटल 4 लाख रुपए, पहली बात तो सब्सक्रिप्शन है क्या, इनकम है, ये बात तो क्लियर है। आप ये देखो कि 4 लाख रुपए हमारी इस साल की इनकम नहीं है। इस साल मैंने बेनिफिट कितना पास ऑन किया है, 380 का। क्यों, 20,000 जो एडवांस है उसका बेनिफिट तो मैं लोगों को, उसके लिए जो मैं काम करूंगा, सर्विस दूंगा, तो नेक्स्ट ईयर दूंगा ना सीए साहब। तो 20,000 इसमें से हटा दो एडवांस, 20,000 हटा दो, बेनिफिट नेक्स्ट ईयर पास ऑन होगा, इनकम नेक्स्ट ईयर बना लेंगे, अक्रूवल यही तो है। तो 380 इस साल की इनकम है। तो सर ये 20,000 की जानकारी तो आपको एडजस्टमेंट में दी हुई है नीचे, तो ये तो दो इफेक्ट होंगे। तो बेटे एडवांस में पैसा मिला है, क्या पता सामने वाला वापस मांग ले, चिंता है, चिंता है तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में आएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, क्या पता अगला आगे कहे जी मेरे को मेरे पैसे वापस दे दो, सर्विस नहीं चाहिए नेक्स्ट ईयर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आदमी ने 2 साल की मेंबरशिप इकट्ठी दे दी। बात समझ गए सर आप, सब्सक्रिप्शन की बात आपने समझा दी सर हमने। उसके बाद आपके पास कोई पुराने, हाँ जी, सेल आपने करे है न्यूज़पेपर पुराने वाले, तो स्ट्रेट अवे इनकम है सर, 3,000 रुपए इनकम है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी इनकम है, कमाइयां चलती रहती हैं सर। सेल प्रोसीड्स बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड पेपर। सर आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू जी वेरी मच, ठीक होगी बात। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूं सर, कई बार क्या होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई हॉल है ग्राउंड फ्लोर पे, आप कभी जाओ ना ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान से देखना, आपको वो बातें सब नजर आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कभी जाओ, आपको एक हॉल देखने को मिलेगा, इनके पास हॉल है, उस हॉल का ऐसा कोई यूज नहीं होता, ये कभी कभी किराए पे दे देते हैं कि जी चलो जी आपके घर में माता की चौकी है, आप करवा लो जी, 3 घंटे चौकी करवा लो यहाँ पे, कोई बात नहीं, हमने किराए पे दे दिया आपको, पर्ची कटवा दो 2100 1100, बात समझ में आई या नहीं। तो हॉल किराए पे दे दिया, बच्चे का मुंडन है, चलो जी हॉल किराए पे दे दिया, बात समझ में आई या नहीं आई। तो आपने लेक्चर हॉल, आप उस हॉल को क्या नाम दे रहे हो, लेक्चर हॉल, उसका हायर यानी कि उसका किराया आपने लोगों से लिया। आसपास के लोग ही अप्रोच करते हैं कि जी जगह है आपके पास, 4 घंटे के लिए हॉल चाहिए, दे दो, ठीक है, किराया ले लिया आपने, पूरे साल भर में कितना किराया लिया, 40,000, इनकम है आपकी, इनकम है आपकी, अच्छी बात है, लोगों की भलाई कर रहे हो, लोगों को बैंक्वेट का, हाँ जी, इतना बड़ा हायर चार्ज नहीं देना पड़ा। बैंक्वेट बुक करते 10 20 30 लाख रुपए देते, आप यहाँ पे आपने उनको जगह प्रोवाइड करा दी, उन्होंने अपना इवेंट अरेंज कर लिया। तो सर इनकम है, हाँ जी, इनकम है, हाँ जी, इनकम है बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल। लेक्चर हॉल तो नाम दे रहे हैं हॉल को, है ना, 40,000 रुपए किराया आ गया हॉल का, अच्छी बात है सर, खाली पड़ा था, हमने आस पड़ोस के लोगों की मदद कर दी। सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आराम से समझना इस पॉइंट को, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इस पॉइंट के लिए मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, इस पॉइंट के लिए सीए साहब मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, इधर देखना, इस पॉइंट के लिए मैं एक साफ सुथरा वर्किंग नोट बनाऊंगा, मैं इस टाइमलाइन को बने रहने दूंगा क्योंकि मैं इससे चीजें समझा रहा हूं आपको। इधर देखना आराम से, वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग
स्टेटमेंट शोइंग calculation of statement showing calculation of interest income relating to फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। ठीक हो गई बात। अब इधर देखना, मैं एक बार टाइमलाइन दोबारा बनाऊंगा। आप मुझे एक बात बताओ, 31 मार्च 23 को आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने की थी? आपके पास 31 मार्च 23 को इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी? 31 मार्च 23 को इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए की थी। अच्छी बात है सर। यहां पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो थी वो 3 लाख रुपए थी। सीए साहब, आप मुझे बता सकते हो ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी? आप चेक करो, ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी 80,000 की। क्या इसकी डेट दी हुई है? हाँ सर, इसकी डेट दी हुई है। जो परचेज है, मेड हुई है, हाँ जी, करी है हमने 1 अक्टूबर 2023 को 80,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपए की कब खरीदी है हमने? इन्वेस्टमेंट जो करी है, इन्वेस्टमेंट मेड 1 अक्टूबर 23। इधर देखना, हमने यहां पे 1 अक्टूबर 23 को ये इन्वेस्टमेंट करी कितने की? 80,000 की। आप मुझे बताओ ब्याज के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इंक्लूडिंग द परचेज, और परचेज इस डेट पे हुई है 80,000 की। 15% का ब्याज है। आप मुझे, मम्मी जी की कसम है, आप पहले मुझे एक बात बताओ, 15% क्या आप निकाल सकते हो? आप मुझे बताओ, इधर देखना जी, इंटरेस्ट इनकम निकाल रहे हैं आराम से। आप मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपए। इधर देखना जी, आप मुझे बताओ आपके पास 2 इन्वेस्टमेंट हो गई। जो आपकी 3 लाख वाली इन्वेस्टमेंट है उस पे 15% पूरे साल का लिख लेगा, 45,000 आएगा। आप मुझे सोच के बताना, 3 लाख वाली इन्वेस्टमेंट है वो तो साल के शुरुआत में ही थी आपके पास, इस पे पूरे साल का लिख लेगा सर। तो 15% पूरे साल का, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। लेकिन सर जो 80,000 रुपए की आपने ड्यूरिंग द ईयर की इन्वेस्टमेंट, उस पे तो सर फिर 6 महीने का बनता है। आप बताओ 6 महीने का कैसे? ये देखो जी, ये 6 महीने का बनता है और यह इस पे 12 महीने का बनता है। तो सर जल्दी बताओ, मेरे ख्याल से 6,000 आएगा। तो टोटल ब्याज की कमाई है 51,000। टोटल इनकम रिलेटिंग टू करंट ईयर, ये टाइमलाइन तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं सीए साहब, आपने पेपर में नहीं बनानी ना। तो 23-24 की जो कमाई है वो है जी कितनी? 51,000। लेकिन आप मुझे बताओ इसमें से आपको मिली कितनी है? लेस रिसीव्ड इन 23-24 में आपको कितनी कमाई रिसीव हुई है? सर रिसीट्स में आओ, रिसीट्स में पता लगेगा कि सिर्फ 16,000 की कमाई है जो रिसीव हुई है। ओहो, 16,000 की कमाई है जो सिर्फ रिसीव हुई है। अच्छा, तो आप ये बताओ 35,000 रिसीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। इसी को तो हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। ओ सर, आप एक्रूड इंटरेस्ट निकाल रहे थे? यस। तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ये 3 लाख इंटू में 15% सिखा रहा हूं? वेरी गुड, सीए फाउंडेशन में यही तो सीखेंगे हम। बोलो चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, जल्दी बताओ। हाँ जी, अब ये बताओ करंट ईयर से रिलेटेड कमाई कितनी है? 51,000। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। लेकिन सर 35,000 मिली भी तो नहीं बैलेंस शीट में, एक्रूड इंटरेस्ट डेटर की फॉर्म में। अच्छा सर, हम समझ गए। आप बताओ, हम समझ गए, फटाफट से इधर देखना जी। सर बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट जाएगा, बैलेंस शीट में सीए साहब एक्रूड इंटरेस्ट जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगा। वाह 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 वाह,
वेरी गुड। और करंट ईयर की इनकम कितनी मानी जाएगी? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया था रिसीट का रिलेशन है इनकम से। वर्किंग नोट नंबर 1, करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी 51,000। अक्रूवल क्या कहता है? बाद में मिल जाएगी। अक्रूवल कहता है पैसे का आना जाना मत देखो, इस साल से रिलेटेड है, लिखो जी, इस साल से रिलेटेड है, लिखो। अक्रूवल पैसे का आना जाना नहीं देखता। बात समझ में आएगी या नहीं आएगी? क्लियर है सर? ठीक हो गई बात। सर इन्वेस्टमेंट की बात भी, इंटरेस्ट की बात भी हो गई। सर हमने रिसीट साइड भी निपटा दी, कॉन्ग्रेचुलेशन। आओ पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में इलेक्ट्रिक चार्ज है, पोस्टेज स्टेशनरी है, टेलीफोन चार्ज है। इन तीनों के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नीचे आप चेक कर लो। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस कोई एडजस्टमेंट नहीं मेरे ख्याल से। हाँ जी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं। और जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोस्टेज कोई दिक्कत नहीं, टेलीफोन चार्ज कोई दिक्कत नहीं। तो 14,410 और 10 कहां जाएगा? पेमेंट का रिलेशन किससे है सर? एक्सपेंडिचर से। आओ जी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस। सर हमें एनपीओ समझ आ रहा है, रिवाइज अच्छा हो रहा है। ओके थैंक यू, आप ही की मेहनत है बेटे, आप बैठे हो, आप सुन रहे हो, अच्छी बात है। पोस्टेज, पोस्टेज कितना? 10,000 खर्चे में आएगा ना बेटे ये सारा, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। सर एडजस्टमेंट होती तो क्या होती? आउटस्टैंडिंग वगैरह। अच्छा, टेलीफोन चार्जेस 10,000 के, फोन घुमाया आपने, 10,000 का बिल आ गया। टेलीफोन चार्जेस। सर इसके अलावा, आओ जी, इसके अलावा क्या? बुक्स परचेज हो गया था। अच्छा जी, बुक्स की बात तो हमने कर डाली थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लास्ट ईयर के पे हुए थे, कोई बात नहीं। रेंट आपने कितना पे किया? करंट ईयर में रेंट कितना पे किया? 176। और करंट ईयर में रेंट पे किया 176, लेकिन वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग रह गया कितना? 8,000। तो सर आउटस्टैंडिंग दो जगह जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी में भी आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये बताओ करंट ईयर का रेंट टोटल कितना है? सर करंट ईयर का रेंट है 176 तो पेड है, 8 अनपेड है। तो सर 184 हो गया, 176 प्लस 8। अक्रूवल क्या कहता है? अक्रूवल कहता है तुमने बेनिफिट उठा लिया है, एक्सपेंस दिखाओ, बेनिफिट दे दिया है, इनकम दिखाओ। तो सर हमने जगह यूज कर लिया, पैसे बाद में देंगे, बेनिफिट तो उठा चुके हम, है ना? तो फटाफट से 8,000 ये आउटस्टैंडिंग रेंट में भी आएगा, लाइबिलिटी में भी आएगा। सर आप ठीक हो, बैलेंस शीट मांगी नहीं, आप बनवा रहे हो हमारे से। हाँ बेटे, पेपर में मांगेगा वो, इसीलिए। सर रेंट की बात हो गई है, रेंट की बात हो गई, रेंट के बाद इन्वेस्टमेंट वाली बात हो गई थी। सैलरी 132 की पेड है। सर कैसे पता पेड है? अरे पेमेंट में दी हुई है ना लाइक को। और कितनी आउटस्टैंडिंग है? 6,000। तो 132 और 6,000, 132 और 6,000, ये 6,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में भी आएगी। लेकिन 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 मम्मी जी की कसम, सैलरी 132 तो आपने हाथ की हाथ पे की, लेकिन 6,000 रुपए आपने और बेनिफिट उठा लिया है, एम्प्लॉय की सर्विस ले ली है। पेमेंट बाद में करोगे, पेमेंट बाद में करोगे तो लाइबिलिटी। अक्रूवल क्या कहता है? अब अक्रूवल समझ में आ रहा है? जीवन में पहली बार अक्रूवल समझ में आ रहा है नालायकों को। बेनिफिट उठा लिया, एक्सपेंस दिखाओ, पेमेंट की वेट मत करो। बेनिफिट पास ऑन कर दिया, पैसे की वेट मत करो, इनकम दिखाओ। अच्छा सर हम आपकी बात समझ रहे हैं वैसे, थैंक यू बेटे। मैं तो कई बार बोल चुका हूं, समझदारी की डेफिनेशन आपको देख के बनाई गई, आप ना होते तो वो डेफिनेशन ही ना होती। वेरी गुड, वाह वाह वाह। सर सैलरी हो गई। सर कैश और बैंक अकाउंट, आपने कहा था रिसीट एंड पेमेंट किसके समान है, किसके सिमिलर है? कैश और बैंक। सर ये जो बाय बैलेंस सीडी दिया हुआ है, ये क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये कब का बैलेंस है? 31 मार्च 24 का। कि 31 मार्च 24 पे हमारे पास, हाँ जी, बैंक बैलेंस ये है, कैश इन हैंड ये है। तो फटाफट से ये बैलेंस शीट में आएगा 40 और 22,600। 40 और 22,600। बैंक का बैलेंस कितना है? बैंक का बैलेंस कितना है? 40। और कैश का कितना है? 22,600। बैंक अकाउंट खुलवाने पे क्या आपत्ति है? एनपीओ का अकाउंट तो हो ही सकता है, क्या दिक्कत है? पेटीएम करो, है ना? वेरी गुड, ओके ओके। सर ये वाला रिसीट एंड पेमेंट भी हो गया। आप चेक करो, पहला क्वेश्चन चल रहा है, स्लो कर रहे हैं मैं जानता हूं, लेकिन हमने क्या किया?
हम आइटम बाय आइटम चलते गए, एडजस्टमेंट निपटाते गए। रिवीजन क्लास का पर्पस है आपको ये समझाना कि ना सिर्फ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना, बल्कि ये समझाना है कि क्वेश्चन को मैनेज कैसे करते हैं। बात समझ में आई या नहीं? तो हम एडजस्टमेंट पॉइंट पॉइंट आइटम बाय आइटम उठाते गए, एडजस्टमेंट निपटाते गए, आइटम बाय आइटम उठाते गए, एडजस्टमेंट निपटाते गए, स्मॉल स्मॉल मिलाते गए, लार्ज बनाते गए। नालायक को, कैसी बात कर रहे हो तुम? बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है सर। आपने कहा सर, मैंने कहा हाँ हाँ। इधर देखना जी, अब क्या रह गया? अब बस एक बार एडजस्टमेंट पे नजर मार लो, कहीं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं रह गई। सर आप ये बताओ, मेंबरशिप वाली बात आपने कर डाली, आउटस्टैंडिंग रेंट वाली हो गई, सैलरी हो गई, बुक्स पे डेप्रिसिएशन हो गई थी। बुक्स पे डेप्रिसिएशन हो गई थी, हाँ। 8 लाख की बुक्स थी, एक भी इसकी और खरीदी थी, ठीक है। बुक्स की डेप्रिसिएशन हो गई थी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग पे डेप्रिशिएशन हो गई, फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन हो गई, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो गई, इंटरेस्ट का तो वर्किंग नोट ही बना डाला, बस क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। आइए फटाफट से, सबसे पहले सर क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप पीएनएल को पैक करेंगे, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पैक करेंगे। आइए फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से इस क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस को निकालिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पैक करिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पैक करिए। क्रेडिट साइड आइए फटाफट से, ये पीएनएल के समान है। क्रेडिट का टोटल लगा लो एक बार, 3000, 2400, 380, 40, 51। सर 498 क्रेडिट का टोटल आ रहा है। अच्छा, इनकम्स 498। अच्छा, एक्सपेंसेस गिनना एक बार, 30, 10, 92, 14400, फिर 10 10 दो बार, फिर 184, हाँ, और 138, ये 488, 400 आ रहा है। तो जी प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं किया जाएगा। क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो सीए साहब प्रॉफिट आएगा, ये बात आप जानते हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम। 498, 9600 का प्रॉफिट आ गया। और ओहो, सॉरी 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 बेटे, प्रॉफिट को क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? सरप्लस। सरप्लस, क्या ये सरप्लस ट्रस्टी विड्रॉ कर सकते हैं? ना, ये ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में और ऑर्गेनाइजेशन में री इन्वेस्ट होगा। सर 9600 को कहां लेके जाएंगे? कैपिटल फंड में। तो कैपिटल फंड बाहर कितने का आएगा? 1586, 9600, 1595, 600, और बैलेंस शीट का लगाओ टोटल। जय माता दी, अगर मैच हो जाए तो। नहीं हुआ तो नालायकों को डांट पड़ेगी। आओ जी, मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल क्या है जो आपको नहीं पता? द मोमेंट आपको पता लग गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। मुश्किल कुछ नहीं है बेटे, मुश्किल जैसा कुछ नहीं होता। मुश्किल तो एक दिन आपको वो 26 लेटर भी थे एबीसीडी वाले, आज मुश्किल लगते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पता है मुश्किल कुछ नहीं होता यार। मैं नहीं मानता कि मुश्किल कुछ है। हाँ जी, एक बार देखना, टोटल लगाना फटाफट। 1595, 600, 60,000 एंट्रेंस फीस। नहीं नहीं, 60,000 तो एंट्रेंस फीस टोटल थी ना सीए साहब, एक बार देखना। एंट्रेंस फीस 60,000 टोटल थी, उसका 60%, यानी कि 36,000 ही तो आएगा इधर। यहां पे 36,000 आएगा सीए साहब, यहां पे 36,000 आएगा। अब टोटल लगाओ एक बार दोबारा, ये टोटल ठीक करो। टोटल कितना आ रहा है? 1595, 600। बताया नहीं, देखो अब मैं कैलकुलेशन बोल रहा हूं, मैं कमजोर हूं। तो सर ये आ गया, लो एक बार ठीक करके लिख देता हूं। ये आ गया सीए साहब 16,65,600। और एक बार एसेट साइड का भी टोटल लगाओ, जय माता दी।
16,65,600, 16,65,600, ठीक हो गई बात? 16,65,600, ठीक हो गई बात? हालांकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी नहीं थी, मैंने फिर भी बनवाई। मैंने कहा नहीं, बच्चे पूरी चीज सीखेंगे, पूरी चीज रिवाइज होनी चाहिए। पता है, अगर मैं बैलेंस शीट ना बनवाता ना, आप कहते दूसरा इफेक्ट वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, आप यही सोचते रह जाते। तो इससे बेटर है बना लो यार, क्या दिक्कत है। तो करीब करीब फर्स्ट लेक्चर है एनपीओ का, रिवीजन का। इसमें हमें 1-1.25 घंटा लग गया, 1.5 घंटा भी हो सकता है अप्रोक्स। 1-1.25 घंटा हो गया मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन हमने कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया, हमने एनपीओ का मीनिंग कर लिया, हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर कवर भी कर लिया जिसमें वेटेज हमें देखने को मिली 8 नंबर की। लेकिन आप इस क्वेश्चन को 10 नंबर में लो, 10 से 12, क्योंकि बैलेंस शीट मैंने बना ली। एक बार फटाफट से कंपाइल करना, एक बार पूरा दिखा दूं एक बार आपको। आओ पूरा दिखा देता हूं एक बार। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये लो जी, पीएनएल के समान है, देख लो। प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट का मतलब सरप्लस, सरप्लस जाएगा। हाँ जी, फटाफट से बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट हो गई टैली। कुछ छोटे मोटे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ सकते हैं, वो बिल्कुल बनाएंगे हम। अक्रूवल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेनिफिट उठा लिया है, एक्सपेंस दिखा दो, बेनिफिट पास ऑन कर दिया है, इनकम दिखा दो। क्लियर हो गई बात? इधर देखना एक बार, जो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया, मैं एक बार 2 मिनट में, लास्ट के 2 मिनट में एक बार कंपाइल कर देता हूं। एनपीओ, एनपीओ क्या है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमी में ऑपरेट कर रही है, नॉट विद द ऑब्जेक्टिव, नॉट विद द सोल ऑब्जेक्टिव और अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, बट विद द ऑब्जेक्टिव टू सर्व द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ट्रस्टी इसको मैनेज करते हैं, ये बात आपको पता है। ये हमें किस फॉर्म में नजर आती है इकोनॉमी के अंदर? चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल स्कूल, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इस तरह की शक्ल में ये नजर आती हैं। तो ये अकाउंटिंग के तौर पे फटाफट से क्या क्या, हाँ जी, चीजें बनाती हैं। रिसीट एंड पेमेंट, जो कि सिमिलर है कैश और बैंक के, पैसे का आना और पैसे का जाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि सिमिलर है पीएनएल के, अक्रूवल बेसिस पे बनता है। हाँ जी, उससे जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस आएगा, ट्रस्टी विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ जी, उनको उसी ऑर्गेनाइजेशन की सेवाओं को बढ़ाना पड़ेगा। नई मशीन खरीद लो, नई इक्विपमेंट खरीद लो, नई चीजें, नई बिल्डिंग खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो वहीं री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट को बोलेंगे सरप्लस, लॉस को बोलेंगे डेफिसिट। और बैलेंस शीट तो आपको पता ही है, सरकार ने बोला खाते बना दो, इनकम टैक्स जीएसटी से बाहर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ये सारी बात थी। तो आज की क्लास में एनपीओ थोड़ा सा आपको लगा होगा कि सर स्लो रिवाइज करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेटा स्लो मैं आपके वजह से करवा रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगली जो रिवीजन क्लास होगी एनपीओ की, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 मॉडल टेस्ट पेपर कवर किए जाएं। मॉडल टेस्ट पेपर 2 से 3 कवर किए जाएं, और लगभग 2 या 3 लेक्चर में आपका एनपीओ कंप्लीट हो जाएगा। 2 या 3 छोटे छोटे लेक्चर होंगे जिसमें हम 10 से 12 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, पूरा मॉडल टेस्ट पेपर कवर कर लेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक हो गई बात? पक्की बात है। आप एनपीओ आपको कैसा लगा? हाँ जी, कितना आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है या आप समझ गए हो? आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। हाँ जी, आपका कमेंट करना, आपका फीडबैक देना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू जी वेरी मच। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है जी।